स्वागत है फ्रेंड्स आपका बेसिक नॉलेज में। तो हमने क्या पढ़ा है, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन क्यों करना चाहिए और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं क्रॉप को प्रोडक्शन करने में। देन पढ़ा था हमने टाइप ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। देन पढ़ा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कितने सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। और फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को अच्छी तरह से समझ लिया था कि सॉइल को प्रिपरेशन करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लॉइंग करना उसको, ताकि वो टील हो पाए और जो रूट है वो बहुत अंदर तक जा पाए, ब्रेथ कर पाए सही तरह से। उसको हम प्लो के थ्रू करते थे, ठीक है। पुराने ज़माने में हो के थ्रू करते थे, जितने सारे वीड्स हों उनको निकाल देना हो या फिर मिट्टी को हल्का बनाना हो, ये सारा हो के थ्रू होता था। फिर हमने देखा था प्लो का इमेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, कैसे किया जाता था पुराने ज़माने में प्लोइंग। देन हमने पढ़ा यहाँ पे हो, आप देख सकते हैं इमेज हो का है, ठीक है। इससे वीड वगैरह को निकाला जाता था, क्लीन किया जाता था। तो कल्टीवेटर का यूज अभी होता है, ठीक है। और ये प्लॉइंग करने के लिए, टीलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, समय की बचत होती है, ठीक है। तो इसे हमने पढ़ा था। तो सोइंग पढ़ा था, और सोइंग के लिए जो है सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छे सीड का, इसे हमने समझ लिया था। फिर हमने देखा था कि कौन सारे टूल्स हैं जिससे सोइंग किया जाता है। तो पहले ज़माने में ट्रेडिशनल टूल थे, एक फनल के शेप का कुछ था इंस्ट्रूमेंट, जिससे क्या किया जाता था, सोइंग किया जाता था, जिससे इसमें कुछ 2 पाइप लगे होते हैं और इससे सीड जो है प्रॉपर डिस्टेंस में गिरता था। लेकिन अभी जो है सीड जो सोइंग है वो सीड ड्रिल से किया जाता है, ये ट्रैक्टर के साथ इसको लगा करके, ठीक है। हमने इसे समझ लिया था। और अभी हम लोग पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये एक स्टेप है जो कि हमारा सोइंग के बाद आता है। तो आफ्टर सोइंग एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी। तो मैन्योर का यूज करना, खाद का जिसे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर नॉर्मली, और फिर फर्टिलाइजर, जितने सारे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, उसका इस्तेमाल करना वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सॉइल जो है बार बार क्रॉप करने के बाद में उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने लगते हैं। तो फिर उसको फिर जुगाड़ देना पड़ेगा, बैक देना पड़ेगा। जितने सारे न्यूट्रिएंट्स वो खो चुका है या फिर जितने प्लांट्स वो क्रॉप के उसको ले चुके हैं, फिर उसकी रिकवरी हो पाए, इसके लिए हमें मैन्योर डालना है और फिर फर्टिलाइजर डालना है। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए जो सारे सब्सटेंस हम उसमें ऐड करते हैं उसी को मैन्योर कहते हैं या फिर फर्टिलाइजर कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मैन्योर में, फर्टिलाइजर में। आपको समझाना चाहती हूँ कि मैन्योर जो है वो बेसिकली जो है वो फील्ड में हम बना सकते हैं। जितने सारे बायो प्रोडक्ट होते हैं, सच एज काउ डंग हुआ, या फिर जितने सारे वेस्ट होते हैं जो कि हमारे वेजिटेबल से निकलते हैं, घरेलू चीज़ों से निकलते हैं, उसको लेकर हम मैन्योर बनाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है वो हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं केमिकल्स का यूज करके, ठीक है। और जो मैन्योर है उसमें बहुत ज़्यादा जो ह्यूमस होता है, लेकिन फर्टिलाइज़र में ह्यूमस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर मैन्योर में इतना ह्यूमस है तो फिर हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसलिए नेसेसरी है क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी कमी होती है मैन्योर में, जिसको पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए हद से ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज कर देंगे तो फिर सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो सकती है, ठीक है। और फिर बारिश में वो फर्टिलाइज़र वाला पानी धुलकर जब नदियों में जाता है या फिर कहीं पॉन्ड में जाता है तो फिर वहाँ खराबी हो जाती है मछलियों के लिए या फिर जितने सारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नीड होते हैं प्लांट के लिए, लेकिन वो मैन्योर में सफिशिएंट नहीं होते, इस वजह से हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? ठीक है, बुझो कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। मैंने देखा एक फार्म है जिसमें जितने सारे क्रॉप हैं ना सारे हेल्दी हैं, और मैंने दूसरा देखा कि उसमें बिल्कुल सारे वीक हैं। तो ऐसा कैसे है? किसी के बहुत अच्छे हैं, किसी के बहुत बुरे, ऐसा क्यों है? देखते हैं ऐसा क्यों है, समझेंगे। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of the plant. Okay, तो soil में जितने सारे मिनरल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो सारे जो हैं प्लांट के लिए हेल्पफुल हैं। These nutrients are essential for the growth of the plant. जितने प्लांट के ग्रोथ हैं ये इसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही पॉसिबल हैं। In certain area, farmers grow crop after crop in the same field.
कुछ जगह प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फार्मर रेगुलर एक ही जगह बार बार क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और बिना मैन्योर और फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज नहीं करते और ग्रो करने लगते हैं क्रॉप को बार बार। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं होता, हमेशा वो कल्टिवेशन करते रहते हैं। ठीक है, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, सोच कर बताओ कि न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होता होगा अगर बार बार क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाए और वहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी या फिर वैसे ही रहेगा। एक बार सोचें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। बार बार अगर हम कल्टीवेट करें एक ही जगह को तो फिर वहाँ पे जितने सारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे में कमी हो जाती है, तो फिर हमें ज़रूरत है उसकी रिकवरी की। ठीक है, तो फिर उसको रिकवर कैसे करेंगे, ईदर मैन्योर डालकर और फिर कुछ केमिकल फर्टिलाइजर डालकर। ठीक है, तो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पोर इन न्यूट्रिएंट्स, कंटिन्यू अगर कल्टीवेशन करने लगे ना तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या करना चाहिए, फार्मर को चाहिए कि वो मैन्योर डाल दे ताकि रिप्लेनिश हो पाए सॉइल न्यूट्रिएंट्स से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनरिंग। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मैनरिंग, तो लिखना है कि कंटिन्यू कल्टीवेशन के थ्रू जो है वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स में उसकी कमी हो जाती है, इसलिए किसान को चाहिए कि उसमें मैनर डाले या फिर केमिकल फर्टिलाइजर डाले ताकि वो कमी पूरी हो सके। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, अगर इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैनरिंग हुआ इसी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट्स वीक उगेंगे। इसी वजह से उनके जो नेबरिंग फार्म थे वहाँ के प्लांट जो थे वो वीक थे और जो दूसरा एक फार्म था वहाँ के स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर होंगे वो केयर लेते होंगे प्लांट का, क्रॉप का, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मैनर डालते होंगे, केमिकल फर्टिलाइजर डालते होंगे। इसी वजह से वो प्लांट जो हैं अच्छी तरह से ग्रो किए हैं और यहाँ के नहीं किए हैं। ठीक है, मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, है ना, मैंने बताया था शुरू में ही। तो मैनर क्या होते हैं, मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमें प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से मिल जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओवन, पिट करता है एक पिट खोल देता है मिट्टी को, एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट्स टू डिकम्पोज, और जितने सारे काउडंग हुआ या फिर कुछ वेस्ट हुआ वेजिटेबल का तो वो सारा उसमें डाल देता है ताकि कुछ दिन के बाद में वो डिकम्पोज हो जाए और फिर उसको लेकर के वो अपने फील्ड में अप्लाई कर देता है। ठीक है, द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, याद रखना, और वो डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। इसीलिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड होते हैं बेसिकली फार्मर के। ओके, द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनोर, जितने सारे डिकम्पोज्ड मैटर हुए वो सारे ऑर्गेनिक मैनोर की तरह से फील्ड में यूज होते हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोजिंग इन क्लास 7th। क्लास 7th में हमने पढ़ा है वर्मी कंपोजिंग क्या होता है, इसी के थ्रू हम लोग करते हैं बायो फर्टिलाइज़र को या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज। ठीक है, अब देखेंगे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। ओके, मूंग के दाल को हमें जर्मिनेट करना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज ऑफ सीडलिंग, ठीक है, इक्वल साइड के ही सीडलिंग हमें लेने हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस एंड सिमिलर वेसल, ठीक है, 3 खाली ग्लास लेना है और वेसल लेना है। मेक मार्क देम ABC टू ग्लास A, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैनर। ओके, एक ग्लास A लेना है जिसमें क्या करना है, सॉइल के साथ काउ के डंग के मैनर को, दैट मीन जो गोबर का खाद होता है उसे मिलाकर रखना है A में। ओके, इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, उतना ही सॉइल लेना है मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया, और इसमें फिर यूरिया का यूज करना है, दैट मीन यूरिया इज अ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, फिर यूरिया का यूज करना है सेकेंड ग्लास में। ओके, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। अच्छा, फिर ग्लास C लेंगे जिसमें कोई भी फर्टिलाइजर या फिर मैनोर का यूज नहीं हुआ होगा, सिर्फ सॉइल होगा। ठीक है, 3 कंडीशन है, मैं आप फिर से बता दे रही हूँ। ग्लास A जो है उसमें लेना है हमें सॉइल के साथ में गोबर का खाद, काउडंग मैनर। ठीक है, फिर दूसरे में लेना है ग्लास B में यूरिया लेना है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर है सॉइल के साथ। तीसरे में कुछ भी नहीं लेना है, ना मैनर लेना है ना फिर केमिकल फर्टिलाइजर, ओनली सॉइल लेना है। ठीक है, अब नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, हर ग्लास में सेम अमाउंट वाटर डालना है। एंड प्लांट सीडलिंग्स इन देम। ओके, कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, हर दिन 7 से 8 दिन तक ऐसे अगर हम पानी देंगे और फिर उसके ग्रोथ को देखेंगे तो फिर फर्क नजर आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्रिपरेशन एक एक्सपेरिमेंट आप देखें कि इस तरह का ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसमें हमने यूरिया डाला था ना, तो देखिए उसका ग्रोथ जो है वो अच्छा हुआ है,
और ए में जो है उसका भी ग्रोथ ठीक ठाक है, जिसमें हम लोग कावडंग डाले थे। और लास्ट वन जिसमें हमने सिर्फ सॉइल डाला था विदाउट मैनर एंड यूरिया, देखें उसका ग्रोथ थोड़ा लिस्ट है, थोड़ा कम है। इससे पता चलता है कि हाँ, मैनर और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो ज़रूरी हो जाता है अगर हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो, ठीक है। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, देखिए आप सारे का बराबर है क्या? नहीं है। जो बी वाला ग्लास है उसमें थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हुआ है क्योंकि उसमें हमने यूरिया डाला हुआ था, और ए वाले में हमने डाला था मैनर डाला हुआ था कावडंग, तो उसमें भी ग्रोथ ठीक ठाक है, उससे कम, और सी वाले से ज़्यादा। और सी वाले में कम है क्योंकि उसमें ना ही मैनर है और ना ही यूरिया, उसमें सिर्फ क्या है? सॉइल है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो हम समझ गए हैं कितना ज़रूरी होता है मैनर और फर्टिलाइज़र फील्ड के लिए या फिर सॉइल के लिए। ओके, तो सॉइल के बेटर ग्रोथ के लिए हमें ऐसा डालना चाहिए। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो होता है। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैनर, अच्छा हमने समझा था कि ये मैनर से अलग कैसे हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, पहली बात जो है फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनते हैं, और जो मैनर है वो फील्ड में बनता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर, देखें एग्जाम्पल्स क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स के। फर्स्ट वन इज़ यूरिया, अमोनियम सल्फेट, है ना, सल्फर, फॉस्फेट, पोटेस, NPK दैट मीन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ओके, NPK होता है, आप यूज भी किए होंगे कभी घर में, ठीक है। ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. तो ये फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके जो है प्लांट को या फिर फार्मर को बेटर रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, अगर हद से ज़्यादा हम फर्टिलाइजर का यूज करें, बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो हमारे सॉइल जो हैं वो लेस फर्टाइल हो जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसमें ह्यूमस होता ही नहीं है। सिर्फ हम उसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कुछ नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, उनकी जो मात्रा है वो सॉइल में बढ़ा दिया जाए, इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो फिर ये बाद में ना वाटर पोल्यूशन का एक कारण बन जाता है। अगर कुछ फ्लड वगैरह आए तो फिर ये जा करके रिवर वगैरह में मिल जाता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure, ठीक है। फर्टिलाइजर से ज़्यादा हमें मैनर का इस्तेमाल करना चाहिए, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, ठीक है, 2 क्रॉप्स के बीच में अनकल्टिवेटेड रख देना है, ताकि नॉर्मली जो है इसकी फर्टिलिटी कायम रहे और इसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा खर्च ना हो या फिर ख़त्म ना हो, ठीक है। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. अब हम देखेंगे कि मैनर का एक अच्छा गुण कह सकते हैं क्या है। जब हम इसको मिट्टी के साथ मिला देते हैं ना, तो पहली बात कि सॉइल कुछ पानी को कैप्चर करके रखता है, उसके साथ में जब हम मैन्योर मिला देते हैं ना, कुछ पानी सॉइल रखता है और कुछ मैन्योर, इस वजह से मिट्टी में जो है पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है जब हम मैनर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और फिर ये न्यूट्रिएंट्स से भर जाते हैं, और उसमें पानी हुआ तो फिर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करने लगेंगे, जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाती है, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, ठीक है। और फिर एक मेथड है जिससे हम सॉइल न्यूट्रिएंट को जो है रिप्लेनिश कर सकते हैं, वो है क्रॉप रोटेशन। देखते हैं क्रॉप रोटेशन होता क्या है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, एक ही प्रकार के क्रॉप नहीं, अलग अलग क्रॉप को अल्टरनेटली हमें उगाना है। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as folder in one season and wheat in the next season. तो फिर अगर हम कहेंगे नॉर्दर्न इंडिया, इंडिया का नॉर्थ पार्ट जैसे हो गया हमारा कश्मीर साइड हो, यूके हो, उत्तराखंड, यूपी, उस साइड में अगर हम लेंगे तो वो लोग पहले साल अगर लेग्यूम्स उगाते हैं ना, दाल वाले कुछ, फिर उसके बाद वाले सीजन में वो लोग गेहूँ उगा देते हैं, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। अल्टरनेटिवली अलग अलग क्रॉप को अगर करेंगे तो फिर इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स उतने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते, कमते नहीं हैं। दिस हेल्प्ड द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, और इससे क्या होता है, क्योंकि हमने लेग्यूम्स लगाया हुआ था, और लेग्यूमिनस प्लांट जो हैं उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को जो है इंक्रीज कर देते हैं।
तो लेग्यूमिनस प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं तो वो नाइट्रोजन को फिक्सेट कर देते हैं, तो सॉइल में कुछ नाइट्रोजन की मात्रा हो जाती है और हमें फिर से केमिकल फर्टिलाइजर की यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये खतरनाक होते हैं। ठीक है, फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और इसी को अडॉप्ट करना चाहिए, इस तरह के प्रोसेस को फार्मर को। इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया को। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, ये लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं, नूडल्स में, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं और फिर वो प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से सॉइल को भी। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन द नीडल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल हैं। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैनोर। फर्टिलाइज़र और मैनोर के बीच में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट स्टेप इज, पहला जो है डिफरेंस वो है, ये है फर्टिलाइजर इज मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसे हम फैक्ट्री में बनाते हैं। मैन्योर क्या है? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, जितने सारे कैटल के डंग हो गए, गोबर, एंड प्लांट रेसिड्यूज, जितने सारे प्लांट से निकलते हैं प्रोडक्ट, चाहे वो फ्रूट का जो छिलका हो वगैरह, ये सारे से बनते हैं मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैन्योर को हम फील्ड में ही बना सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, फर्टिलाइजर में कोई ह्यूमस नहीं होता जो सॉइल को प्रोवाइड कर सके। मैन्योर में बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। अगर इसमें ह्यूमस नहीं है तो फिर हम क्यों फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं? वो इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये फिर जो कि कम होती है मैनोर में, उसी को फिल करने के लिए, उसी की कमी को पूरी करने के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं फील्ड में। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना मैन्योर में थोड़े कम होते हैं, इस वजह से हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब देखेंगे क्या है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। खत का जो है हम डालते हैं खाद, गोबर हो, काउडंग हो, तो उसका फ़ायदा क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आता है हमेशा क्वेश्चन। देखें तो ऑर्गेनिक मैनर इज़ कंसीडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैटर जितने सारे हैं, मैनर हैं, वो फर्टिलाइजर से बेटर हैं। क्यों हैं मैं बता रही हूँ। इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। पहली बात तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है सॉइल का। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल जो है कुछ पानी पकड़ के रखा होगा, और जब हम उसमें मैनर डाल देते हैं तो मैनर भी कुछ पानी पकड़ लेता है। इस वजह से जो मिट्टी के अंदर पानी को जो पकड़ के रखने की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड है इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। तो ये ना मिट्टी को जो है छेद कर देता है, मिट्टी में पोरस बना देता है, और इस वजह से क्या होता है, गैस के एक्सचेंज जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज अच्छे होते हैं, रूट गहराई तक, डेप्थ तक जाता है, और फिर वहाँ से उसकी ब्रीदिंग जो है वो अच्छी हो जाती है, और सारे न्यूट्रिएंट्स टुगेदर विथ वाटर इसको प्लांट अच्छी तरह से ले सकता है अपने बॉडी में। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसान के फ्रेंड हैं, दैट मीन अर्थवर्म हुआ और बहुत सारे जो कि हेल्प करते हैं टीलिंग करने में सॉइल को, तो वो सारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और इससे सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ जाता है। तो इतना सारा जो फ़ायदा है, एडवांटेजेस है मैनर का। प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, और ये सारे को ठीक से मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलर पानी देना पड़ेगा। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। अब देखेंगे हम इरीगेशन जो है वो क्या होता है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। हर लिविंग बीइंग को पानी चाहिए होता है जीने के लिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चाहे किसी की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, सबसे पहला हो जाता है कि उसको पानी प्रोवाइड किया जाए। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, और कौन है वाटर अब्जॉर्ब करने के लिए? रूट है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड। तो रूट जो है वो वाटर के साथ में मिनरल को और दूसरे फर्टिलाइजर को भी लेता है। ठीक है, प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अच्छा, तो पानी में वाटर मतलब सीड के लिए
या फिर रूट के लिए वाटर इसलिए नेसेसरी हो जाता है कि बिना वाटर के जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा सीड, ठीक है, इसलिए हमें वाटरिंग करना है, इरिगेशन करना है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो चाहे पानी हो या फिर दूसरे कुछ मिनरल्स हों, तो वो सारे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट से दूसरे प्लांट के बॉडी को, ठीक है। इसीलिए वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, जितने सारे एयर करेंट्स होते हैं या फिर फ्रॉस्टिंग है वो सबसे रोकता है पानी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, इसीलिए हमें प्लांट में रेगुलरली वाटरिंग करना ज़रूरी है, इरिगेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो हम समझेंगे व्हाट इज़ इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल में हमें क्या करना है, सिंचाई करनी है। फॉर एग्जांपल ज़रूरत के मुताबिक, मतलब कितना पानी चाहिए और कितने ड्यूरेशन में चाहिए, उस हिसाब से नेसेसरी और नीड के हिसाब से पानी देना प्लांट में, उसी को ही इरिगेशन कहा जाता है। वैसे बारिश के मौसम में हमें इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अगर ज़्यादा दे देंगे तो फिर वो सड़ जाएंगे क्रॉप्स, ठीक है। तो प्रॉपर वे में देना है, प्रॉपर टाइम में। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और हर क्रॉप को सही अमाउंट में पानी जो है इक्वल नहीं ज़रूरत पड़ती। कुछ क्रॉप्स हैं जिसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है और कुछ हैं जिन्हें ज़्यादा। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर, हमें समर में ज़्यादातर देना पड़ेगा, इरिगेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, सूख जाते हैं, पानी जो है वो वेपर बन जाता है गर्मी की वजह से, ठीक है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड ड्राइड, ठीक है। वो जो कहती हैं कि जो हैं मुझे इस बार ना केयरफुल हो जाना है, क्योंकि पिछले समर में ना मेरे सारे फसल में जितने सारे प्लांट थे वो सारे सूख गए क्योंकि मैंने प्रॉपर इरिगेशन नहीं किया। तो समर में मुझे केयरफुल रहना है कि समर में पानी की कमी हो जाती है नेचुरली, तो इस वजह से मुझे इरिगेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब देखेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हम पानी ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स, ये सब से जो है इरिगेशन किया जा सकता है पानी लेकर के। तो देखें ये जो है इरिगेशन का एक मेथड है, पुराना मेथड, जिसको मोट कहते हैं, मोट, जिसे जो वेल से पानी लेकर के यहाँ डाला गया है। ये सारे पुराने मेथड हैं, चेन पंप के थ्रू यहाँ पे डाला जा रहा है, और फिर जो है ढेकली, यहाँ पे ढेकली के थ्रू डाला जा रहा है। तो ये सारे पुराने मेथड्स हैं जिससे क्या किया जाता था। यहाँ पे राहत एक मेथड है, यहाँ से जो सिंचाई की जाती है। ये सारे पुराने मेथड्स हैं जिससे इरिगेशन किया जाता था, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन प्लांट डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट द फील्ड। फील्ड को वेल से लेके जाना हो, लेक से लेके जाना हो या फिर कैनल से, अलग अलग मेथड का यूज करते थे पुराने ज़माने के लोग। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दिस मेथड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड्स आर चीपर। ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते थे क्योंकि इसको मैन हो या फिर दूसरे एनिमल जो हैं इसको लेकर जाते थे फील्ड में डालने के लिए, बट लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली स्ट्रीम, जैसे यहाँ पे मोट आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी निकाल करके ऐसे डाला जाता है फील्ड में। इस प्रोसेस को पुली सिस्टम कहते हैं, यानी मोट सिस्टम कहते हैं। दूसरा सिस्टम आ गया चेन पंप, देख सकते हैं यहाँ पे चेन पंप है ये वाला, यहाँ पे एक थ्रू देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे फील्ड में सिंचाई की जा रही है। ये चेन पंप का मेथड है जो पुराने मेथड है, पहले किया जाता था। तो ढेकली ये एक मेथड है, देखिए आप, इस तरह से लगाया जाता है फील्ड में और इसके थ्रू एक बकेट डाला जाता है इसके अंदर और इससे पानी निकाल करके हम सिंचाई करते हैं। और एक लेवर सिस्टम है जिसे हम राहत कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे दिया गया है राहत सिस्टम, आप देख सकते हैं इस तरह ये जब घूमेगा इधर से सिंचाई होगी, ठीक है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इन यूज टू रन दिस पंप्स। तो ये सारे पंप्स को चलाने के लिए हम लोग डीजल का यूज करते हैं, बायोगैस का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो ये सब पुराने ज़माने में हुआ करते थे इरिगेशन के लिए। अब अगर हम नॉर्मली देखेंगे मॉडर्न मेथड क्या है, अब जो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। द टू सिस्टम्स आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, देखेंगे वो दोनों क्या हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स आर, इसमें ना ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता और ये इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए हम मॉडर्न मेथड में इसी को ही यूज करते हैं। एक हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। देखेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। देखें आप, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड
वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। देखें ये सिस्टम वहीं पे यूज होता है जहाँ पर लैंड ना उबड़ खाबड़ होते हैं, अनइवन, ठीक है। देयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर पानी भी सफिशिएंट नहीं होता है, तो नहीं चाहेंगे हम पानी वेस्ट हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज कर देते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, ठीक है, एक परपेंडिकुलर पाइप होगा, ठीक है, लंबा सा, और उसके टॉप में ना एक नोजल लगा गया होगा, रोटेटिंग, जो कि घूम रहा होगा। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, और वो मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होगा एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, अगर हम मेन पाइप में पानी छोड़ देंगे अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द पंप, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, और फिर वो नोजल जब घूमेगा तो फिर पानी बारिश के जैसे गिरेगी। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप आज इट इज़ रनिंग, जैसे कि बारिश हो रही है, तो फिर ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता और फिर उबड़ खाबड़ ज़मीन के लिए ये सही होता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, तो लॉन्स के लिए हो, कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए हो, इसके लिए जो है स्प्रिंकलर का मेथड जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। देखेंगे ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, आप देखें यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, और यहाँ से जब ये मेन पाइप के थ्रू प्रेशर देकर पानी को छोड़ा जाएगा ना, ये बारिश की तरह घूमेगा, ऐसे बारिश होकर गिरेगा, ठीक है। अब देखेंगे ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रोड्स, ठीक है। इसमें ना बिल्कुल पानी वेस्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ड्रॉप ड्रॉप होकर के पानी जो है बिल्कुल उसके रूट के पास गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। ड्रॉप ड्रॉप होकर के ये जो रूट के पास गिरता है जड़ में, इसीलिए इस सिस्टम को ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन्स एंड ट्रीज, तो इसको हम लोग जो है फ्रूट के प्लांट में ऐसे करके देते हैं, गार्डन में, ट्री में इस तरह का देते हैं, ताकि पानी इधर उधर ना गिरे, डायरेक्ट ले जा करके जड़ में गिरे। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पोर, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पानी को वेस्ट करने की, तो वहाँ पे हम लोग जो है ड्रिप मेथड का यूज करते हैं। वैसे स्प्रिंकलर भी पानी की कमी वाले एरिया में ही होता है, लेकिन वहाँ ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है, अगर हम ड्रिप डाल देंगे तो वहाँ का मिट्टी धुल जाएगा और फिर फसल अच्छी नहीं होगी, इस वजह से वहाँ हम स्प्रिंकलर करते हैं। और जो ये ड्रिप का मेथड है वो हम फ्रूट्स प्लांट में या फिर जितने सारे गार्डन प्लांट हैं वहाँ पर हम देते हैं, ताकि पानी जो है वो वेस्ट ना हो। देखें ये ड्रिप सिस्टम है, ऐसे करके पानी जाएगा, बिल्कुल ड्रिप होकर के जड़ में गिरेगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया है इरिगेशन को, तो इतने सारे पॉइंट हमने समझ लिया है। प्रीवियस वीडियोस में पार्ट वाइज हमने सारे वीडियोस किए हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी नहीं देखे हैं जाकर सीरियली देख सकते हैं, ठीक है। और आने वाले जो जितने सारे और एक क्लास लगेगा शायद इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, क्योंकि एक ही में पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।